हम लोग लास्ट में कैपिटल बजटिंग शुरू किए थे, उसमें से क्या सीखे थे बोलो? उसमें सीखे थे पे बैक पीरियड। तो आज आज का क्लास शुरू करते हैं, कुछ और फॉर्मूला सीखते हैं। सेकंड मेथड, ARR मेथड। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज बेसिस हमको क्या रेट से रिटर्न दे रहे वो हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसको कैलकुलेशन कैसे करोगे? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ये सारा ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है। देखो ARR इक्वल टू ARR मतलब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज इक्वल टू एवरेज इनकम, एवरेज पैट लिख दो, एवरेज पैट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इन 200। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे? एवरेज पैट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो पैट तो कैलकुलेशन पता है ना, हर साल पैट कैसे करते? तो एवरेज पैट कैसे करोगे? एवरेज पैट समेशन ऑफ पैट डिवाइड बाय एन। एवरेज पैट मतलब सिंपल एवरेज करोगे। लास्ट मान लो 5 इयर्स का प्रॉफिट अपने टैक्स दे दिया, 5 इयर्स का प्रॉफिट दे दिया ना, तो उसको 5 इयर्स का प्रॉफिट जोड़ोगे और 5 से डिवाइड कर दोगे, एवरेज आ जाएगा। 3 साल का दे रहा है, 3 साल का ऐड करोगे, डिवाइड बाय 3। इसमें ऑलवेज क्या फॉलो करोगे? सिंपल एवरेज। एक होता है ना वेटेड एवरेज, प्रॉफिट ऑफ है वेटेड एवरेज, नो, ऑलवेज इसमें सिंपल एवरेज करोगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को जोड़ लो, डिवाइड करोगे एन से। एन मतलब क्या? नंबर ऑफ इयर्स। एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे ना? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट शुरू में कितना इन्वेस्ट किए थे इस प्रोजेक्ट में, यस बजट में, प्लस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप एट द एंड ऑफ लाइफ डिवाइड बाय 2 करोगे। इनिशियल मतलब इनिशियल स्टार्टिंग और स्क्रैप एट द एंड क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, एवरेज हो गया ना। प्लस इसमें कुछ और ऐड करते, क्या ऐड करते? वर्किंग कैपिटल। इसमें और ऐड करोगे वर्किंग कैपिटल। अच्छा, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है? CA माइनस CL। तो बोल दिया इसमें वर्किंग कैपिटल भी मेंटेन करना है ना। इससे प्रोडक्शन करोगे तो प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल्स, लेबर, उसके लिए भी तो पैसा रखोगे। तो एवरेज वर्किंग कैपिटल कितना वो ऐड कर लोगे। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन कैसे करना होगा? इनिशियली कितना रुपया लगाए थे, लाइफ एंड होगा कितना स्क्रैप मिलेगा, तो ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू मिल गया ना, डिवाइड बाय 2 करोगे तो एवरेज आ गया इन्वेस्टमेंट का। प्लस अब वर्किंग कैपिटल में भी तो कुछ लगाओगे, सिर्फ मशीन खरीदने से प्रोडक्शन हो जाएगा? नहीं, मशीन से प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन मटेरियल्स, लेबर काम कर, उनको भी तो पेमेंट करेंगे ना, उसके लिए भी तो पैसा रखना है। तो कितना वर्किंग कैपिटल पूरा इन्वेस्ट करना होगा वो भी ऐड कर देना। क्लियर है? अब इससे रेट आ जाएगा आपका। अब डिसीजन कैसे डिसीजन लेंगे? डिसीजन क्राइटेरिया। अब मान लो 3 मशीन में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिए, 3 में नहीं, आपको इन्वेस्ट करना एक, 3 ऑफर आया, किसी एक तो बाई करोगे ना। तो कौन सा एसेट्स में आप इन्वेस्ट करोगे? ऑब्वियसली जिसमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मैक्सिमम है, जिसमें क्या आएगा? ARR मैक्सिमम। द कंपनी शुड एक्सेप्ट, कंपनी शुड, द कंपनी शुड एक्सेप्ट द इन्वेस्टमेंट वेयर
ARR इज मैक्सिमम। जहां ARR मैक्सिमम है, अब उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो ये था ARR मेथड। एकदम इजी है, कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन लास्ट 3 किए थे ना। देखो एक बार टेबल देखो, 3 का टेबल बनाए थे, और उसमें हम लोग पीबी सॉरी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स दिया था। उसके बाद क्या चार्ज किए थे? डेप्रिसिएशन लेस किए थे, क्या मिला था? ईबीटी आया था। फिर टैक्स लेस किए तो पैट आया। फिर डेप्रिसिएशन एड बैक किए, सीएफएटी आया। फिर क्यूमुलेटिव किए थे। उसके बाद क्या आया था? इंटरपोलेशन अप्लाई किए थे, पेबैक फाइंड किए थे ना। यस, अब उसी क्वेश्चन को एक बार देखो, स्टडी मैट ओपन करो, स्टडी मैट करो। उसमें क्वेश्चन, उसे क्वेश्चन 3 में देखो, बी, ए तो पेबैक था, और सेकंड बी क्या पूछा था? एवरेज। तो जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, यही तो पूछा ना। क्लियर है ना? यस। अब हम लोग को चाहिए कि बोला, क्या चाहिए बोलो? एवरेज पैट और एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से लिखो एवरेज पैट इन क्वेश्चन 2, सॉरी ये कितना नंबर क्वेश्चन था? तो इन क्वेश्चन 3 एवरेज पैट इक्वल टू एवरेज पैट। तो पैट कोलम को देखो, उस वो जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, उसमें पैट कोलम को देखो। फर्स्ट ईयर में पैट कितना आया था? 0। बोलो, मेरे पास वो टेबल नहीं है। फर्स्ट ईयर में पैट कितना था? 0। सेकेंड ईयर में पैट कितना आया था? पैट कोलम को देखोगे, सीएफएटी नहीं, 450। फिर थर्ड ईयर में कितना पैट आया? कितना? 1800। फोर्थ ईयर 2250, एंड फिफ्थ ईयर 6750। और एक कितना ईयर्स का? 5 ईयर्स का था। तो डिवाइड क्या करोगे? 5 से, तो मिल जाएगा एवरेज पैट। समझ में आया? वो जो टेबल किए थे उसमें तो पैट कॉलम आया था, 5 ईयर्स का पैट जोड़ोगे और डिवाइड बाय 5 करोगे, तो इससे एवरेज पैट आएगा। अब सबको जोड़ के 5 से डिवाइड करो और बताओ हमको कितना आया एवरेज पैट? 2250। यस, एवरेज पैट मिल गया। अब इसमें दूसरा एक चीज और फाइंड करोगे। क्या फाइंड करना है? बोलो बोलो, क्या फाइंड करोगे? एवरेज इन्वेस्टमेंट है ना, लिखो एवरेज इन्वेस्टमेंट। अभी ऊपर फॉर्मूला क्या लिखे थे ना? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस क्या करोगे? स्क्रैप एट द एंड ऑफ लाइफ डिवाइड बाय 2, और लास्ट में जोड़ लोगे क्या? वर्किंग कैपिटल। यही करोगे ना? यस। अब क्वेश्चन पढ़ के बताओ, इनिशियली ये मशीन में कितना रुपया लगाए थे? फर्स्ट लाइन, एक मिलिंग मशीन खरीदे थे न्यू, कॉस्ट कितना था? 50। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 50 था। अब उसमें आगे पढ़ो, जो 50,000, लाइफ कितना बोला? 5 ईयर्स, लेकिन सैल्वेज वैल्यू क्या दी? सैल्वेज मतलब स्क्रैप वैल्यू कितना दिया? नील, तो 0, स्क्रैप वैल्यू 0, डिवाइड बाय 2 कर दो, प्लस अब देखते इसमें वर्किंग कैपिटल कितना लगा? कुछ दिया ही नहीं सर, कुछ तो नहीं दिया ना। क्वेश्चन में देखो, कुछ वर्किंग कैपिटल बोला कि वर्किंग कैपिटल इतना? नहीं। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी कितना आएगा? वो भी बोला नहीं। वो भी देता तो माइनस करके वर्किंग कैपिटल फाइंड कर लेते। तो वर्किंग कैपिटल इसमें नहीं है, 0 मान के चलोगे। है तो कुछ, लेकिन इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो अब तो कर नहीं सकते हो ना। यस, अब एवरेज करो, 25 आएगा। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट भी मिल गया, कितना है? 25,000। अब पुट कर दो फॉर्मूला में। therefore ARR, therefore ARR equal to average PAT by average investment into 100। तो एवरेज पैट बोलो कितना? 2250, ठीक है ना? और एवरेज इन्वेस्टमेंट 25,000, और इनटू करो 100, एग्जैक्टली 9% आ गया। तो आपको मिल गया एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है? 9%। ओके, क्लियर है?
देखो आंसर क्या दिया था उसमें, यस 9% है, तो एकदम इजी है। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट फाइंड करोगे, एवरेज पेट फाइंड करोगे, आ जाएगा। क्लियर है, बोलो। तो एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, अच्छा इसमें होगा तो देखते एक बार, और क्वेश्चंस होना तो चाहिए एआरआर बेसिस पे। यस क्वेश्चन 5 एआरआर ही पूछा है ना। यस तो क्वेश्चन 5, लेकिन आज इतना सब एब्सेंट क्यों? क्या संडे, संडे हमको भी मिलता है एक दिन, उसमें भी हम क्लास लेते हैं। ओके, एक प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट, कितना का इन्वेस्टमेंट चाहिए? 10 लाख, तो इनिशियल हो गया ना। और इसमें यील्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, पैट दे दिया, पैट दे दिया आपको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 5 ईयर का दे दिया है। और फिर बोल रहे हैं एट द एंड ऑफ 5 years द प्लांट और मशीनरी ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी सोल्ड, मतलब स्क्रैप वैल्यू भी दे दिए, लाइफ एक्सटेंड होने के बाद इसको बेच सकते हैं कितना में, 80, तो स्क्रैप वैल्यू दे दिया 80,000। फाइंड करो ए आर आर, एकदम इजी, 5 मार्क्स में इस तरह क्वेश्चन अगर दे दिए 5 मार्क्स कंफर्म मिलेगा आपको, है ना। अच्छा बोलो उसमें क्या दिया था, पैड दिया था, पैड दे दिया था ना, तो इसी को ही तो एवरेज कर लोगे, पैड दे दिया डायरेक्ट, तो एवरेज लिखो, एवरेज पैड, एवरेज पैड इक्वल टू फर्स्ट ईयर में कितना पैड दिया, 50,000 प्लस सेकेंड ईयर पैड 75,000 प्लस थर्ड ईयर पैड 1,25,000, फोर्थ ईयर पैड 130 और लास्ट ईयर पैड 80। और इस सबको डिवाइड करो, ये भी 5 years है तो 5 से डिवाइड कर लो, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4,60,000 डिवाइड बाय 5 कितना रहे, 92,000, तो एवरेज पैट आ गया कितना, 92,000। अब क्या फाइंड करोगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट ना, एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, इनिशियल प्लस स्क्रैप बाय 2, फॉर्मूला लिखो एक बार, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप डिवाइड बाय 2, प्लस वर्किंग कैपिटल नहीं लिख रहे क्योंकि वर्किंग कैपिटल तो दिया ही नहीं ना, अगर होता तो लिख लेते, रहने दो ना। इनिशियली कितना लगाए थे, 10 लाख, और लाइफ एंड होने से कितना सैल्वेज वैल्यू दिए, मतलब स्क्रैप वैल्यू 80,000, डिवाइड करो 2 से, 5,40,000, बस अब फॉर्मूला पुट कर दो, पैट आ गया, एवरेज, एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया, देयरफॉर ARR इक्वल टू एवरेज पैट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, तो एवरेज पैट आया आपका 92,000, एवरेज इन्वेस्टमेंट आया 5,40,000 और इनटू कर लो 100 से, कितना आया, 037, हाँ ओ सॉरी 17.04 लिख सकते हैं, तो 17.04% ये हो गया आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR। ओके, इसमें डिसीजन अभी तो कुछ नहीं ले पा रहे, डिसीजन तभी लेंगे मतलब 2 मशीन का दिया ना, अब बोल रहे हैं कौन सा मशीन को खरीदोगे एज पर ARR क्राइटेरिया, तभी हम लोग देखेंगे ना। बोलो एक मशीन है, इसमें तो डिसीजन क्या है, तो अगर 2-3 मशीन देता सबका ARR फाइंड करते, और जिसमें हाईएस्ट ARR आएगा उसमें तो रिटर्न ज्यादा है ना, उसी मशीन को बाई करेंगे। तो ये आपका डिसीजन सेकंड, एक तो पेबैक से फाइंड कर रहे थे और ARR से फाइंड करो, क्लियर है।
अब आ जाते, ये दोनों क्या था, ट्रेडिशनल कंसेप्ट। अब हम लोग सीखेंगे मॉडर्न कंसेप्ट, या दूसरा नाम है डिस्काउंटिंग कंसेप्ट। तो लिखो अब हम लोग सीखेंगे मॉडर्न कंसेप्ट या डिस्काउंटिंग कंसेप्ट। या डिस्काउंटिंग कंसेप्ट। एक्चुअली डिस्काउंटिंग कंसेप्ट के लिए एक चैप्टर हम लोग को कर लेना चाहिए था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो इसमें देखा जाता है। डिस्काउंटिंग कंसेप्ट में क्या कंसीडर करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक चैप्टर इसमें है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो सीखेंगे आगे, बट यहां उससे कंसेप्ट उस आइडिया हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। मैंने आज इन्वेस्ट किया, मतलब 0 डेज, जिस दिन इन्वेस्ट कर रहे हो क्या है 0 डेज। और हम जहां इन्वेस्ट कर रहे हो क्या शॉर्ट पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड, कैपिटल बजटिंग लॉन्ग पीरियड, मतलब 2-3 साल कम से कम हमको देगा ना। तो इसका लाइफ 5 ईयर्स है। कितना ईयर्स लाइफ, इसका लाइफ 5 ईयर्स है। मैंने इन्वेस्ट किए 0 डेज में, कितना इन्वेस्ट किए 10 लाख। अब हमको बोलो रिटर्न कब दे रहे, कौन सा रेट में रिटर्न देगा, हर साल एंड में, ईयर एंड में प्रॉफिट फाइंड करेंगे ना। तो फर्स्ट ईयर, सॉरी 0 डेज में इन्वेस्ट किए, फर्स्ट ईयर एंड हो गया, हमको रिटर्न दिए, कितना रिटर्न दिए 2 लाख। सेकेंड ईयर एंड हो गया, सेकेंड ईयर में एंड में रिटर्न दिए कितना 3 लाख। थर्ड ईयर एंड अगेन रिटर्न मिला कितना 2.2 लाख। फोर्थ ईयर एंड रिटर्न मिला कितना 1.8 लाख। और फिफ्थ ईयर एंड रिटर्न मिला हमको कितना 1.5 लाख। ओके, अच्छा इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, इसमें लिखते हैं 2.8 लाख, लास्ट में हो गया 1.5 लाख। तो बोलो 5 साल में हमको कितना रिटर्न मिला, सबको जोड़ लो। अरे बोलो फर्स्ट ईयर कितना रिटर्न मिला 2 लाख, सेकेंड ईयर कितना मिला 3 लाख, थर्ड ईयर में सबको जोड़ो जोड़ो जोड़ते जाओ। हाँ 11.5 लाख। हम इन्वेस्ट कितना किए थे 10 लाख, टोटल हमको कितना रिटर्न मिला 11.5 लाख। एक्स्ट्रा रिटर्न मिला ना, हाँ, उतना ज्यादा नहीं लेकिन एक्स्ट्रा तो मिला, तो हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में भी करना चाहिए। है ट्रेडिशनल तो बोलते हैं कि मेरा 10 लाख तो मिल गया ना, उससे ज्यादा मिल रहा है 1.5 लाख, इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर टाइम वैल्यू को देखे, उसका मनी वैल्यू देखे, हो सकता है इन्वेस्टमेंट मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस है। कैसे लॉस है, अच्छा इस दिन मैंने सोचो, आज हम आपसे लोन लिए 10 लाख, हम ले रहे हैं आपसे तो आपको समझ में आएगा, हम दे रहे हैं ना तो समझ में नहीं आएगा। आपसे ले रहे हैं आज 10 लाख, और 1 साल बाद कितना दिए 2 लाख। अच्छा 1 साल बाद 2 नहीं, 1 साल बाद ही आपको 10 लाख देते, 10 लाख तो दे दिए ना, एक ही साल में दे दिए। लेकिन आप घर में जाके बोलोगे सर को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है, क्यों बोलोगे बोलो तो 1 साल बाद दिए, अरे टाइम 1 साल। अब बैंक में पैसा था आपका, बैंक में पैसा था, उसके बाद ना हमको दिए उठा के, और बैंक आपको 6% फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दे रहा था। बैंक कितना दे रहा था 6%। तो हमको नहीं भी देते, ये सोशल सर्विस नहीं करते, बैंक आपको कितना देता बोलो, 10 लाख पे 6%, 60,000 देता। मतलब 1 साल बाद ऑटोमेटिकली आपको कितना मिलता 10,60,000। और हम आपको कितना दिए, आपका लॉस हुआ या नहीं। अब बिना टेंशन एकदम रिस्क फ्री 60,000 तो ऐसे ही मिल जाता। तो हमसे आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, सर को दिए, सर तो इससे थोड़ा ज्यादा देगा तभी ना बैंक से उठाया पैसा। अरे फिक्स डिपॉजिट को तोड़ के हमको क्यों दिए, एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे सर कुछ एक्स्ट्रा देंगे। अगर अब अभी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं भाई, सोशल सर्विस नहीं कर रहे हैं, तो अगर हमको 10,60,000 से ज्यादा आपको देते तभी आपको लगता ना अरे ठीक है हमको सर ठीक पेमेंट दिए। अगर 10,60,000 दे रहे हैं, मतलब इस दिन के हिसाब से 10 लाख ही दिए। देखो ये फ्यूचर में दिए ना, कितना दिए 10,60,000, और 6% ऐड करके तो दिए थे। तो 1 साल बाद 10,60,000 और 1 साल पहले 10 लाख इक्वल है, मनी वैल्यू टाइम के हिसाब से इक्वल है या नहीं। तो इसीलिए आप बोलो ये 5 साल मिला के तो 11,50,000 मिला। लेकिन अगर हम मान लो ये जो 3 लाख 2 साल बाद में मिला हमको, तो 2 साल पहले उसका वैल्यू क्या बहुत कम होना चाहिए था।
होना चाहिए ना। 3 साल बाद 2,20,000 मिला तो 3 साल पहले तो उसका वैल्यू और वो कम होना चाहिए था। तो ये सब फ्यूचर में जो इंस्ट्रूमेंट मिला था ना, उसको मनी वैल्यू आज के डेट में, कौन सा डेट, इन्वेस्टमेंट डेट, उसमें उस वैल्यू में लेके आएंगे। उसके बाद हम पता करेंगे मेरा 10 लाख से ज्यादा आया या कम आया। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक या मॉडर्न टेक्निक। और यही इन्वेस्टमेंट डिसीजन का बेस्ट वे है। इस तरह इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए, नहीं तो आपका मनी चला जाएगा, आपका पॉकेट से जाएगा। कैसे चला जाएगा देखते। ओके, मान लेते मैंने किसी 10 लाख रुपए का डिबेंचर खरीद लेते तो हमको 10% इंटरेस्ट देता। कितना इंटरेस्ट देता? 10%। तो हम 100 रुपया का हिसाब से देखेंगे तो इस दिन का 100 रुपया बोलो तो 1 साल बाद कितना देगा 10% इंटरेस्ट के साथ? अरे 1 साल बाद कितना देगा बोलो। आज मैंने 100 रुपया का एक डिबेंचर खरीदे। कितना का? 100 रुपया का एक डिबेंचर। और वो डिबेंचर जहां इन्वेस्ट किया वो 10% करके इंटरेस्ट देता है। तो 1 साल बाद ये 100 रुपया कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, 10%। तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा ना। हम अब फ्यूचर को, ये 110 बोलो फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट क्या था 100, तो फ्यूचर को प्रेजेंट कैसे करेंगे ना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से कैलकुलेशन करेंगे। ये जो फ्यूचर वैल्यू उसके साथ क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ जगह किए हम लोग पहले। एनीवे, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है 1/1 प्लस आई टू द पावर n। क्या फॉर्मूला होता है? डिटेल सीखेंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखो। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या फॉर्मूला है? 1/1 प्लस आई मतलब डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट टू द पावर n। तो बोलो डिस्काउंट रेट क्या बोले थे, इंटरेस्ट रेट 10%। तो 1/1 प्लस 10% तो 10/100 क्या हो जाएगा? 0.1। ऑलवेज आई मतलब रेट पर रूपी, रेट पर 100 नहीं, रेट पर रूपी। तो बोलो 10% तो क्या लिखोगे, 10/100 ही लिखोगे ना। तो कितना आएगा? 0.1 आएगा। तो ये हो गया 1/1.1। अब बोलो ये जो 1 साल बाद 110 मिला था, तो ईयर इसमें एन कितना, 1 ईयर है ना, 1 ईयर। मतलब ये हो गया आपका 1/1.10 हो गया, फैक्टर हो गया ना। तो ये प्रेजेंट, अभी डिवाइड नहीं करें, डिवाइड ऐसे ऐसे ही रहने दो। तो 1/1.1 है फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फैक्टर है। अब बोलो तो फर्स्ट ईयर में कितना रिटर्न मिला था हमको? 110। अब मल्टीप्लाई कर लो तो 110 डिवाइड बाय 1.1, 100 आ जाएगा। तो मतलब क्या, फ्यूचर में जो मिला था ना वो फैक्टर मल्टीप्लाई किए तो क्या प्रेजेंट वैल्यू आ गया, प्रेजेंट वैल्यू आ गया ना। तो फ्यूचर वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू के साथ फ्यूचर वैल्यू फैक्टर को इनटू करोगे, उससे क्या मिलेगा आपको? बोलो क्या मिलेगा? प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। मतलब जिस दिन इन्वेस्ट किए थे उस दिन के हिसाब से उसका मनी वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है ना? अब कंपेयर करोगे हमको ज्यादा मिला या कम मिला। ओके, गौतम सर आपसे लिए थे कितना, 10 लाख रुपया। कब लिए थे? कब लिए थे? 0 डेज में, आज लिए। और हम आपको 2 साल बाद पे किए। हम आपको कब पे किए? 2 साल बाद पे किए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हमको भी तो शर्म आता है ना। तो 2 साल बाद सोचे चलो कुछ इंटरेस्ट दे देते। इंटरेस्ट देके आपको पे किए। कितना पे किए? 11,60,000। कितना आपको पे किए? 2 ईयर्स आफ्टर कितना पे किए? 11,60,000 पे किए। और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट था, उसमें तो 10% कमाई हो रहा था। कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहा था? 10%। और हमको दिए थे कि कितना परसेंट हमको बोले नहीं थे कि सर है, सर को जरूरत है, क्या बोले सर को, ठीक है चलो फिक्स डिपॉजिट को तोड़े और हमको दे दिए। हम 2 साल बाद आपको दिए ना, इंटरेस्ट के साथ दिए। तो आपका एक्सपेक्टेशन कितना परसेंट था? आपका फिक्स डिपॉजिट में 10% था ना। तो एक बार देखते हैं 2 साल बाद फैक्टर क्या हो सकता है। तो बोलो 1 डिवाइड बाय 10% है, पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। 2 साल तो 2 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करो 1/1.1 स्क्वायर। अब डिवाइड करो, पहले 1 डिवाइड बाय 1.1 ये इक्वल करो, फिर इक्वल कर दो, स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल एक बार किए तो एक बार हुआ, फिर इक्वल कर दो, स्क्वायर हो जाएगा। कितना है बोलो? 0.8। आगे डेसिमल बोलो बहुत सारे, 8264, 8264 ही लेते।
कितना है बोलो, आया इतना? ओके, मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर 2 साल बाद आपको कोई 1 रुपया दिए, 2 साल बाद कोई आपको, अरे समझो, 2 साल बाद कोई आपको 1 रुपया दिए, तो 2 साल पहले जिस दिन आपसे लिए थे ना, उस दिन के हिसाब से 1 रुपया नहीं, आपको 82 पैसा या 83 पैसा करीब दिए। मतलब 2 साल बाद जो 1 रुपया, 2 साल पहले इसका वैल्यू, मनी वैल्यू कितना, 83.8264 पैसा। समझ में आ रहा है? तो 2 साल बाद हम आपको कितना दिए बोलो, बोलो कितना दिए, 11,60,000 दिए ना, तो उसमें इस फैक्टर को इनटू कर लो, तो एक प्रेजेंट डे का मनी वैल्यू मिल जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गौतम सर पेमेंट, फ्यूचर में पे किए ना, कितना पे किए थे बोलो, 11,60,000 इनटू करो 0.8264, तो इससे मिल जाएगा जिस दिन पैसा आप दिए थे उस दिन के हिसाब से वैल्यू। बोलो कितना है, 9,68,000, 58,624। अरे 10 लाख दिए थे, आपको रिटर्न हम कितना दिए, 9 लाख, 9,58,624 दिए। एक्चुअली 11 लाख समथिंग था ना, नहीं, आज के हिसाब से जिस दिन दिए थे ना उस दिन के हिसाब से हम आपको इतना ही रुपया दिए, मतलब आपका पॉकेट से भी हम। तो इसीलिए बेस्ट वे है, बेस्ट वे, आपको किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, मनी का तो उस टाइम चेंज हो रहे हैं भाई। अब सोचो ना, 20 साल पहले एक फ्लैट खरीदने में कितना लगता था, और वही फ्लैट आज खरीदने जाओ कितना लगेगा, मनी वैल्यू कितना चेंज हो गया। 20 साल पहले आप एक, मान लो एक कुछ भी सामान खरीदे थे, एक शर्ट खरीदे थे या एक ड्रेस खरीदे थे 2,000 रुपया देके, आज देखोगे 10,000 रुपया दाम है, 10,000 से भी ज्यादा दाम है। अरे मतलब उससे मानी का ही तो आज उतना वैल्यू है, शर्ट तो वही है ना, या ड्रेस तो वही है, तो मतलब मानी वैल्यू ऑलवेज घटता जाता है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, उसका वैल्यू कम होते जाएगा, ठीक है ना, प्रेजेंट के हिसाब से। तो फ्यूचर में जो पे कर रहे थे उसका प्रेजेंट डे जिस दिन इन्वेस्ट किए थे उस टाइम का मनी वैल्यू में कन्वर्ट करोगे, फिर कंपेयर करोगे कि आपको ज्यादा मिला या कम मिला। अगर 10 लाख से ज्यादा होता, मतलब गौतम सर अच्छा किए है ना, तो गौतम सर को बार बार लोन देना चाहिए। और अगर कम दिए, नेक्स्ट टाइम जब बोलेंगे अरे भाई हमको फिर जरूरत पड़ गया, आप बहाना ढूंढोगे, सर देखते मेरा पैसा नहीं है या पापा का प्रॉब्लम है, ये कुछ ना कुछ बोलोगे, और लेकिन है बैंक में बहुत सारा पैसा है, फिर भी यही बोलोगे। इसीलिए बोलोगे क्योंकि आप ये मेजरमेंट सीख लिए कि हमको बेनिफिट दे रहे हैं या नहीं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इस तरह करना चाहिए या नहीं, करना चाहिए ना। तो जितना भी कैश फ्लो आता है फ्यूचर, उसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसके बाद कंपेयर करेंगे हमको एक्स्ट्रा मिला या कम मिला। क्लियर है ना? तो बस सिंपल बात है, फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट डे में लेके आएंगे, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और जहां ये टेक्निक फॉलो करेंगे, डिस्काउंटिंग टेक्निक इसको बोलते हैं, और उस केस में उसको बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोच एकदम अप्रोप्रिएट है ना। बिजनेस भाई बिजनेस है, घर नहीं है, रिलेशन नहीं चलता है इसमें। ओके यस। तो अब हम लोग इसमें क्या बोलो, इसमें क्या क्या मेथड सीखे थे, इसमें बहुत सारे मेथड लिखे थे ना। फर्स्ट मेथड का नाम क्या था, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड लिखे थे ना। जो पे बैक सीखे थे उसी को आप कैसे करेंगे, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। पे बैक तो क्या है, कितना दिन में मानी रिफंड आ रहा था। तो आप लिखो इसमें मेथड, इसमें आ रहा है, बोलो मॉडर्न अप्रोच का फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड बोलो नाम क्या लिखे थे, डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। स्टेप बाय लिखो। फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन, अब फाइंड करोगे CFAT ऑफ ईच ईयर। ये तो हम लोग लास्ट क्लास में ही सीख लिए थे, सीखे थे ना, हर साल का CFAT कैसे करोगे। स्टेप टू, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT,
मनी वैल्यू में दो होता है, एक प्रेजेंट एक फ्यूचर, इसमें ऑलवेज प्रेजेंट वैल्यू देखोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT, और ये कैसे करोगे, एंड दिस इज इक्वल टू CFATN मल्टीप्लाइड बाय PVFN, लिखो इसमें CFATN, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी nth ईयर का, CFATN का मतलब CFATN का मतलब कैश इनफ्लो ऑफ nth ईयर, कैश इनफ्लो ऑफ nth ईयर, n फर्स्ट है तो फर्स्ट ईयर का इनफ्लो, N2 तो सेकेंड ईयर इनफ्लो, N3 तो थर्ड ईयर इनफ्लो, और PVFN प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ nth ईयर, अगर कैश फ्लो फर्स्ट ईयर फैक्टर भी फर्स्ट ईयर, कैश फ्लो थर्ड ईयर फैक्टर भी थर्ड ईयर, इस तरह फैक्टर फाइंड करोगे, एंड इज इक्वल टू, ये प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला लिखे तो एक बार लिख लो, दिस इज 1/1 प्लस I टू द पावर n, ठीक है, 1/1 प्लस I टू द पावर n, तो I का मतलब क्या है, I का मतलब रेट ऑफ डिस्काउंट, एक्चुअली इंटरेस्ट रेट है, वही चीज रेट ऑफ डिस्काउंट या इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100, जो इंटरेस्ट रेट है उसी को इसमें डिस्काउंटिंग रेट बोलते हैं, रेट ऑफ डिस्काउंट डिवाइड बाय 100, ये आई आ जाएगा, एन तो पता ना, nth ईयर, यस, स्टेप 2 हो गया। नाउ स्टेप 3, स्टेप 2 में क्या फाइंड किए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT, अब क्यूमुलेटिव करोगे, फाइंड क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT, क्या फाइंड करोगे, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करोगे, एंड फाइनली अप्लाई कर दोगे, अप्लाई सिंपल इंटरपोलेशन, अप्लाई सिंपल इंटरपोलेशन, simple interpolation formula to find discounted payback period, discounted payback period, ठीक है, तो डिस्काउंटेड पेबैक फाइंड करने के लिए अप्लाई करोगे, कैसे करोगे, फर्स्ट CFAT फाइंड कर लो, सेकंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स के साथ CFAT इनटू करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT, इसके बाद उसका क्यूमुलेटिव करोगे, और क्यूमुलेटिव करने के बाद इंटरपोलेशन अप्लाई कर दोगे, ठीक है, यस। तो क्वेश्चन आप स्टडी मैथ से लेते, क्वेश्चन नंबर, यस, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 इसमें दोनों ही पूछा, ट्रेडिशनल एज वेल एज डिस्काउंटेड, क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, कंप्यूट द पेबैक पीरियड, कंप्यूट पेबैक पीरियड अंडर ट्रेडिशनल पेबैक पीरियड मेथड और सेकंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड, तो इसमें दोनों आ गया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया, ऑल्सो कमेंट ऑन द रिजल्ट्स, इनिशियल आउटले मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना का था, 80,000, लाइफ कितना 5 इयर्स, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट दे दिया, आपको पैट दे दिया, फर्स्ट ईयर 6,000, सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर नील, कोई बात नहीं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन और स्ट्रेट लाइन मेथड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब डिस्काउंट रेट कितना परसेंट, 20%, और यहाँ ना देखो फैक्टर दे दिया है, देखो ईच एंड एवरी ईयर फैक्टर दे दिया ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर, ओके, तो जहां फैक्टर दे दिया तो कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, और नहीं देता तो करते, एक बार कैलकुलेटर लो, बोलो डिस्काउंट रेट क्या दिया था 20%, तो 1 डिवाइड बाय 1.20, पॉइंट के बाद जो परसेंटेज है वो लिख लोगे, ठीक है ना, 15 तो 1.15, 10 तो 1.10, 8 तो अगर रेट 8% तो क्या करोगे 1.08,
1.8 नहीं, 8 मतलब 80% हो जाएगा ना। 8 तो 1.08, 5 तो 1.05, ठीक है ना। 12 तो 1.12, मतलब 10 से ज्यादा है तो पॉइंट के बाद वही लिख लोगे, लेकिन 10 से कम है 0 पहले लगेगा। क्लियर है ना? ओके, तो इसमें 1/1.2, अब कैलकुलेटर लो, करो 1/1.2 इक्वल कितना रहता? 83, आगे बहुत सारे था लेकिन 83 दे दिए ना फर्स्ट ईयर। फिर इक्वल कर दो, फिर इक्वल कर दो, सेकेंड ईयर आ जाएगा, है ना। फिर इक्वल कर दो, थर्ड ईयर का आ जाएगा, है ना। फिर इक्वल कर दो, फोर्थ ईयर आ जाएगा, आ गया ना। तो इस तरह कर लोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में फैक्टर नहीं दिया ना, 3 डेसिमल लिखना, मतलब पॉइंट के बाद कम से कम 3 डेसिमल लेना, नहीं तो बहुत चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ना। तो ह्यूज अमाउंट एक बिजनेस में, एक न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्लांट बैठा रहे 10,000 करोड़ का। अब सोचो 10,000 करोड़ में ना 0.82 लिखोगे और 0.823, ह्यूज डिफरेंस आ जाएगा, मतलब करोड़ों रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसीलिए फैक्टर्स में एटलीस्ट 3 डेसिमल लेना, कुछ नहीं दे रहे तो। अब क्वेश्चन में जब दे दिया तो सब तो यही फॉलो करेगा ना, सबका सेम आंसर आएगा। और नहीं देने से सबका डिफरेंट आ सकता है, कोई 2 लेके कर रहा है, कोई 3 कर रहा है, कोई 4 कर रहा है, सबका तो डिफरेंट आएगा। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 एटलीस्ट लेना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें, समझ में आया? बोलो ओके यस। तो इसमें लाइफ कितना 5 इयर्स दिया था। देखो टेबल शोइंग CFAT एंड क्यूमुलेटिव, देखो टेबल शोइंग CFAT cumulative CFAT and discounted CFAT and discounted also, discounted CFAT। टेबल आगे लेंथी बढ़ते जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में लिखो ईयर्स, राइट हैंड साइड स्पेस छोड़ना, बहुत सारे कॉलम आएगा। एक तो ईयर्स कितना 5 इयर्स है, 1 2 3 4 5 इयर्स। क्वेश्चन में क्या दिया था? पैट दे दिया था, बोलो। तो पैट लिख लो। पैट से CFAT कैसे करोगे? डिप्रेशन को एड बैक कर लोगे, है ना। तो पहले पैट तो लिख लो। फर्स्ट ईयर में पैट कितना दिए? 6,000। सेकेंड ईयर पैट कितना? 14,000। थर्ड ईयर में पैट कितना फिर हो गया? 24,000। फोर्थ ईयर पैट 16,000 और फिफ्थ ईयर पैट नील। ये तो 5 इयर्स पैट है, ठीक है ना। ना बोलो डिप्रिसिएशन, थोड़ा नीचे कैलकुलेशन कर लो, रफ वर्क कर लो। नीचे लिखो डिप्रिसिएशन पर एनम, डिप्रिसिएशन पर एनम। और इसमें SLA में स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन पढ़ के बोलो तो डिप्रिसिएशन में क्या पूछा था? डिप्रिसिएशन के लिए क्या दिया? इनिशियल कॉस्ट कितना था? 80,000। लाइफ 5 इयर्स है ना। और स्क्रैप वैल्यू कुछ दिए? नहीं बोला। अब बोला डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ, यही तो करोगे। कॉस्ट कितना दिया बोलो? 80,000। स्क्रैप वैल्यू नील, है ही नहीं इसमें, तो -0 डिवाइड बाय लाइफ 5 इयर्स। तो ईच एंड एवरी ईयर कितना डिप्रिसिएशन हो रहा है? 16, 80,000 बाई 5 हो गया ना, 16,000। अब ईच एंड एवरी ईयर बोलो डिप्रिसिएशन माइनस ऐड बैक करोगे, ऐड करोगे तो CFAT आ जाएगा। तो CFAT 16,000 सब में जोड़ते जाओ, कितना आ जाएगा? 22,000। 16 14
30,000, 24 16, 40,000, 16 16, 32,000 और 0 प्लस 16, 16,000। तो CFAT ईच एंड एवरी ईयर मिल गया हम लोग को। अब बोलो CFAT हर साल क्या डिफरेंट है? तो ट्रेडिशनल पे बैक उसके लिए क्यूमुलेटिव करोगे तो क्यूमुलेटिव CFAT, क्यूमुलेटिव CFAT। आगे बहुत और कॉलम आएगा क्योंकि ट्रेडिशनल के साथ डिस्काउंटेड भी तो है ना। यस, तो CFAT को क्यूमुलेटिव करते जाओ। 22,000, फिर 30 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 52,000। फिर इसमें 40 जोड़ोगे कितना आएगा? 92,000। फिर उसमें 32 जोड़ो 1,24,000 और फिर 16 ऐड करोगे कितना? 1,40,000। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बाकी सब कंप्लीट कर लेते। नेक्स्ट लिखो PVF, PVF प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्वेश्चन में दे दिया आपको, बोलो दिया ना? फर्स्ट ईयर में कितना दिए थे? 0.83। सेकेंड ईयर में कितना दिए? 0.69। थर्ड ईयर में कितना दिए? 0.58। फोर्थ ईयर में कितना दिए? 0.48 और लास्ट ईयर कितना दिए? 0.40। ठीक है, तो बोलो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या बोले थे? यहां एक बात ध्यान दो, ये जो फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT, जो भी CFAT उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? फैक्टर। फर्स्ट ईयर का CFAT फर्स्ट ईयर फैक्टर, सेकेंड ईयर CFAT सेकेंड ईयर फैक्टर। तो लिखो प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट कॉलम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT। नाउ प्रेजेंट वैल्यू के लिए फैक्टर इनटू करो। बोलो फर्स्ट ईयर CFAT कितना था? 22,000, उसमें इनटू करो 0.83। 22,000 इंटू 0.83, 18,260। यस, सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में बोलो CFAT कितना? नो नो नो, क्यूमुलेटिव CFAT, क्यूमुलेटिव नहीं CFAT। 30,000 इंटू करो 0.69, 20,700। यस, थर्ड ईयर बोलो 40,000 इंटू 0.58 कितना रहे? 23,400, 23,200। ओके, फोर्थ ईयर 32 इंटू 0.48, 15,360 और लास्ट ईयर 6,400। ओके, अब इसको ऐड करोगे, क्यूमुलेटिव करोगे। ये जो प्रेजेंट वैल्यू आया ना, इसमें से क्यूमुलेटिव करोगे, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। लास्ट कॉलम क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, लास्ट कॉलम में क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, बस कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू CFAT इसको जोड़ते जाओगे क्यूमुलेटिव मिलेगा। तो 18,260 प्लस कर लो 2,700, तो 38,960। फिर उसमें जोड़ लो 23,200, 30, 20, 50, 62, 160। फिर इसमें 15,360 जोड़ लो 60, 70, 77, 520 और लास्ट 6400 ऐड करो 83,920। यस, अब फाइंड करेंगे। ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पेबैक पीरियड फाइंड करेंगे। बोलो ये टेबल समझ में आया? ये टेबल में ना दोनों ही करना था, एक ट्रेडिशनल और एक डिस्काउंटेड। तो ट्रेडिशनल के लिए क्यूमुलेटिव CFAT देखोगे और डिस्काउंट के लिए क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू देखोगे। ठीक है ना? यस,
अब बताओ तो इनिशियली कितना इस एसेट्स में इन्वेस्ट किए थे? 80,000। पेबैक क्या बोलते हैं, कितना दिन में 80,000 आया? तो अब क्यूमुलेटिव टेबल के देखो, 80,000 आया 2 और 3 के बीच, बोलो 92 आ गया ना। इसमें है 80,000, मतलब 52 और 92 के बीच आया ना 80,000। तो बोलो पेबैक पीरियड क्या हो जाएगा? 2-3 के बीच हो जाएगा। इसको एक्स मान लो। ए मशीन, ए एसेट्स आपको 2 साल से थोड़ा ज्यादा टाइम लेके आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न कर देता है ना, तो पेबैक पीरियड कितना आएगा वही फाइंड करोगे। लिखो लेट ट्रेडिशनल पेबैक, ए पार्ट, लेट ट्रेडिशनल पेबैक पीरियड इक्वल टू x years फॉर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना का इन्वेस्टमेंट था? 80,000। अब बाय सिंपल इंटरपोलेशन, सिंपल इंटरपोलेशन, क्या फॉर्मूला दिया था सिंपल इंटरपोलेशन का? लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों करोगे ना, x माइनस अबव वैल्यू है ना, तो x माइनस एक्स के ऊपर क्या था 2 डिवाइड बाय बिलो माइनस अबव 3 माइनस 2, क्या किए x माइनस 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 2, लेफ्ट हैंड हो गया, इक्वल टू राइट हैंड करो, x के अगेंस्ट में क्या था 80,000, राइट हैंड में क्या था बोलो 80,000, उसके ऊपर कौन सा क्यूमुलेटिव था 52, माइनस करोगे 52, और 80 के नीचे क्या था 92, और उससे ऊपर क्या 52। बस ये सॉल्व करोगे आपको x मिल जाएगा, मतलब पे बैक पीरियड ट्रेडिशनल आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करने से x माइनस 2 इक्वल टू 80 माइनस 52 28,000 डिवाइड बाई 40,000 है ना, और x इक्वल टू 2 प्लस 28 को 40 से डिवाइड करो 0.7, तो इक्वल टू कितना हो गया 2.7 ईयर्स। तो ट्रेडिशनल पे बैक कितना दिन में आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ गया? बोलो बोलो 2.7 ईयर्स में आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ गया। समझ में आया? अब आ जाते सेकंड पार्ट, और क्या पूछा था बोलो, और क्या पूछा था इसमें? डिस्काउंटेड, तो लिखो पी पार्ट, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इक्वल टू y ईयर्स। मान लिए जैसे ट्रेडिशनल तो क्या मान लिए थे x ईयर्स ना, तो डिस्काउंटेड क्या मान लिए y ईयर्स। तो फिर वो टेबल में आ जाओ, बताओ एक लास्ट कॉलम देख के बताओ, अरे क्या हुआ, लास्ट कॉलम देख के बताओ किधर चले गए सब, अरे सब गायब हो गया। एफ एफएम तो है, क्या हो गया? नहीं नहीं, पेज एकदम इतना छोटा हो गया, मतलब जूम इन करने से तो नहीं होगा, कहीं पे कुछ टच हो गया इसीलिए गायब हो गया क्या? इतना तो नहीं है। बस आ गया, आ गया, आ गया, यस यस। डिस्काउंटेड पेबैक क्या मान लिया y ईयर्स। अब इस टेबल में आ जाओ, क्यूमुलेटिव टेबल। इनिशियल बोलो कितना इन्वेस्टमेंट था
तो 80 तो देखो लास्ट में आया ना, 77 83 बिटवीन, तो इसमें आपको रिटर्न मिला। आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो पैसा रिटर्न कब मिल रहा है? 4th एंड 5th के बीच। वो ठीक करके गया। देखो इन लोगों को थोड़ी, ये लोग बहुत ज्यादा चालाक है और दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा इन लोगों ने। 80,000, तो बोलो पीरियड क्या आएगा आपका? इसको वाई मान लिए थे ना, तो पीरियड इसमें वाई मतलब 4 से ज्यादा है ना। तो सोचो ट्रेडिशनली आपको 2 साल में रिटर्न दिए थे और इसमें एकदम लास्ट ईयर जाके रिटर्न मिल रहे हैं। समझ में ना? यस। तो बोलो इंटरपोलेशन लगा दो आप। बाय सिंपल इंटरपोलेशन क्या लिखोगे? y माइनस 4 डिवाइड बाय 5 माइनस 4 इक्वल टू 80,000 माइनस अबव बाय बिलो माइनस अबव। वही तो फॉर्मूला तो सेम है ना। हम लोग सिंपल इंटरपोलेशन से सब हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, जहां कुछ मिसिंग फाइंड करना। तो लिखो बाय सिंपल इंटरपोलेशन, बाय सिंपल इंटरपोलेशन फॉर्मूला, x माइनस अबव वैल्यू क्या था 4 डिवाइड बाय क्या 5 माइनस 4। हाँ सॉरी, इसमें y मान लिए थे, राइट। y माइनस 4 डिवाइड बाय 5 माइनस 4 इक्वल टू राइट हैंड 80,000, उसके ऊपर क्या आया था बोलो तो? 80 के ऊपर क्या था? 77,520। 80,000 माइनस 77,520 डिवाइड बाई बिलो वैल्यू क्या फाइंड किए थे बताओ? बिलो 83,920। बिलो वैल्यू कितना? 83,920 माइनस 77,520। अब इसको सॉल्व करोगे तो डिस्काउंटेड पेबैक मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला अब इसको सॉल्व करो। y माइनस 4 इक्वल टू डिवाइड बाई 1 लिखना नहीं है, तो 2480 डिवाइड बाय कितना आ रहा था? 6,400। ये माइनस करो तो कितना रहा? 6,400 है ना। यस। अब डिवाइड कर दो इसको, तो y इक्वल टू 4 प्लस 2480 डिवाइड बाय 6400, 0 पॉइंट कितना है? 38, तो 39 लिख लेना, 39। तो y इक्वल टू 4.39 ईयर्स, मतलब 4.5 साल लग गया सोच लो। तो 5 साल लाइफ है, 4.5 साल में ही तो आपका पैसा रिटर्न आया। क्या प्रॉफिट देगा ये? और अगर ट्रेडिशनली देखोगे कितना 2.7 ईयर्स में हो गया, तो बाकी पीरियड तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट लग रहा था ना, लेकिन उतना कुछ प्रॉफिट है नहीं दे रहे। समझ में ना? तो दिस द बेस्ट वे टू एसेट टू डिसीजन लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म है ना। इन्वेस्टमेंट मेरा आज एक बार लग गया, और ऐसा नहीं कि एक बार घर खरीद लिए, ठीक नहीं लगा, नेक्स्ट ईयर घर बेच दिए, फिर नेक्स्ट ईयर दूसरा घर खरीद लिए। नहीं भाई, ये लॉन्ग टर्म होता है। एक मशीन में लगा है, यानी ठीक से नहीं चल रहे, चलो ना नेक्स्ट मशीन। हाँ, हम लोग आजकल का लड़का ऐसा ही हो गया, आईफोन हर साल चेंज करेंगे, करेंगे ना, लेकिन वो कैपिटल बजटिंग वो नहीं सीखे। पापा का पैसा है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है सब कुछ। एनीवे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म लेना है तो पैसा का वैल्यू भी देखना होता है, टाइम वैल्यू, और उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। यस, बोलो क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट फॉर्मूला। तो मॉडर्न अप्रोच का एक सीखे, डिस्काउंटेड पेबैक। ना मॉडर्न अप्रोच का सेकंड, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो। सेकंड क्या लिखे थे? एनपीवी, एनपीवी मेथड। और सबसे जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो एनपीवी मेथड। क्वेश्चन इससे देता ही है, ओके, या इससे रिलेटेड कैलकुलेशन आएगा आगे। तो एनपीवी मेथड, एनपीवी का फुल फॉर्म बोले थे नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। एनपीवी हो गया आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नाउ एनपीवी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू
ऑफ कैश इनफ्लो और इससे माइनस करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस क्या करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और ये जो माइनस करोगे तो क्या मिलेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना। तो दैट शुड बी नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसमें हम लोग को दो चीज कैलकुलेशन करना होगा। एक एक क्या कैलकुलेशन करना होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, और दूसरा क्या फाइंड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ये दोनों चीज फाइंड करना होगा और माइनस करोगे आएगा एनपीवी ना प्रेजेंट वैल्यू। इससे अच्छा डिसीजन डिसीजन अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक इफ एनपीवी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव आया तो इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड। अगर पॉजिटिव आया तो आप क्या करोगे इन्वेस्ट करोगे, लेकिन नेगेटिव आ गया तो भूल से भी इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपका पैसा चला जाएगा। और तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो इन्वेस्ट करोगे, और इफ नेगेटिव रिजेक्ट रिजेक्ट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर नेगेटिव आ गया तो इसको रिजेक्ट करोगे। अब मान लो सेकंड मेरे पास 3 ऑफर आया, तीनों में ही पॉजिटिव आया, सब में पॉजिटिव, तो तीनों को कैसे करें, हमको तो एक ही लेना है ना। तो जिसमें हाईएस्ट एंड पे भी उसी को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है ना। इफ इफ ऑल प्रोजेक्ट्स या ऑल इन्वेस्टमेंट आर पॉजिटिव, सबको ही पॉजिटिव आया तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, एक्सेप्ट accept the project where NPV is maximum। अब उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे जिसमें एनपीवी पॉजिटिव लेकिन सबसे मैक्सिमम, और इट इज एज इट रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू नहीं लिख के वॉल्यूम लिखोगे, हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट। इस केस में वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट वाइज प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना। लेकिन अमाउंट वाइज प्रॉफिट मैक्सिमम और रिटर्न वाइज प्रॉफिट मैक्सिमम दोनों में अंतर है। यहाँ वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमम बताएगा, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करते हैं हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट। सर हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट रिटर्न दोनों में डिफरेंस समझो। हम एक जगह इन्वेस्ट किए 20,000, एक जगह इन्वेस्ट किए 20,000, एनपीवी आया कितना 5,000, ठीक है। एक और प्रोजेक्ट इन्वेस्ट किए दूसरा, उसमें 5 लाख इन्वेस्ट किए और एनपीवी आया कितना 2 लाख। एक जगह मैंने 20,000 इन्वेस्ट किए, एनपीवी कितना है 5,000, दूसरी जगह 5 लाख इन्वेस्ट किए, एनपीवी कितना है 2 लाख। तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनपीवी किस में है वॉल्यूम, अमाउंट वाइज हाईएस्ट किस में है बोलो बी में, सेकंड में 2 लाख है ना, इसमें 5,000। तो अमाउंट के हिसाब से वॉल्यूम वाइज मतलब अमाउंट वाइज एनपीवी किस में ग्रेटर है सेकंड में, तो सेकंड प्रोजेक्ट बाई करेंगे। लेकिन अगर इसको वॉल्यूम के हिसाब से नहीं रिटर्न के हिसाब से देखें बोलो तो 5,000 रिटर्न मिला कितना में 20,000 में ना, तो परसेंटेज करोगे कितना आएगा, परसेंटेज करोगे बोलो कितना 25% आ रहा है। 5,000 मिला और 20,000 में, तो रिटर्न परसेंटेज वाइज कितना है बोलो 25। सेकंड देखते 2 लाख मिला कितना में 5 लाख में, तो परसेंटेज वाइज कितना रहे, कितना रहे यस
तो रिटर्न वाइज भी सेकेंड वन बेटर है। रिटर्न सेकेंड 40% दे रहे और फर्स्ट कितना 25%, तो रिटर्न वाइज भी सेकेंड बेटर, वॉल्यूम के हिसाब से रिटर्न वाइज भी बेटर है, ठीक है ना। तो अब अगर थोड़ा सा चेंज कर दे, यहां 1 लाख कर देते, एनपीवी 1 लाख, वॉल्यूम वाइज किसमें ग्रेटर 1 लाख ग्रेटर है, लेकिन रिटर्न वाइज देखेंगे 1/5 तो ये हो जाएगा कितना 20%। तो रिटर्न देखो फर्स्ट में कितना 25 था, लेकिन सेकंड में 20, तो रिटर्न वाइज फिर फर्स्ट बेटर हो गया ना। बट वॉल्यूम वाइज तो इसमें एनपीवी ना वॉल्यूम वाइज मैक्सिमम बताते, एनपीवी क्या बोलते हैं अमाउंट वाइज मैक्सिमम, रेट के हिसाब से नहीं, क्लियर है ना। यस, तो हम लोग अब सीखेंगे इसमें 2 चीज फाइंड करना है। बोलो क्या क्या फाइंड करना है, बोलो क्या क्या फाइंड करना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। नाउ एक एक पॉइंट वाइज लिखो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू, अच्छा लिखते जाओ, आगे बहुत कुछ करेंगे। देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT कैसे किए थे बोलो तो अभी एक बार लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है टेबल देखो, CFAT, ये CFAT था, बोलो ये CFAT था ना। ये CFAT के साथ क्या मल्टीप्लाई किए थे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो क्या मिला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT, और इस सबको जोड़ लेंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT आ जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT फाइंड कर लोगे, इसमें क्या करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT फाइंड कर लोगे, ठीक है। इसके साथ फिर ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप, अगर मशीन लाइफ 5 इयर्स आफ्टर बेचेंगे वो भी तो रिटर्न मिलेगा ना, तो लेकिन वो कब मिल रहा है रिटर्न 5 इयर्स में। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे PVF ऑफ लास्ट ईयर, अगर 5 इयर्स लाइफ तो 5th ईयर का, क्योंकि 5th ईयर एंड में रिटर्न मिल रहा है ना। 10 साल लाइफ तो 10th ईयर का फैक्टर इनटू करोगे, क्लियर। एंड अगेन इसमें एक और चीज ऐड करेंगे, तो क्या क्या आएगा CFAT जितना था सबका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर स्क्रैप मिलेगा एट द एंड ऑफ लाइफ, वो भी तो रिटर्न मिलेगा इनफ्लो, और जो वर्किंग कैपिटल लगाए थे, अब मेरा लाइफ मशीन का लाइफ ओवर हो गया, प्रोजेक्ट ओवर, जो वर्किंग कैपिटल एक बार लगाए थे तो वो भी तो रिटर्न लेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल एट द एंड ऑफ लाइफ, एट द एंड ऑफ लाइफ, तो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन करोगे, वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय PVF ऑफ लास्ट ईयर। अब इन सबको जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फाइंड करोगे और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, दो चीज फाइंड करना होगा। ये आपको क्या मिला प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो। अब नेक्स्ट लास्ट नोट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू मतलब जिस दिन इनिशियल इन्वेस्ट किए थे वही डेज है ना, 0 डेज, तो इनिशियल तो मेरा 0 डेज में ही लगा था, तो एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियली कितना रुपया लगाए थे, वो तो 0 डेज था ना, वो तो प्रेजेंट था, प्लस इसमें वर्किंग कैपिटल भी तो लगाए थे, वर्किंग कैपिटल भी लगाए थे ना,
अच्छा बोलो, वर्किंग कैपिटल क्या जिस दिन पैसा इनिशियल इन्वेस्ट किया उसी दिन से लगना शुरू हो जाएगा? नो। मान लो हम एक फैक्ट्री बना रहे हैं, तो सारा प्लांट बैठाने में ही हो सकता है 2 साल लग जाएगा, तो उसमें तो लग ही रहा था ना पैसा। लेकिन मेरा वर्किंग कैपिटल कब से लगेगा? जब प्रोडक्शन शुरू होगा। तो मतलब वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो करोगे ना, लेकिन जब करोगे उस टाइम का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से फाइंड करोगे। देखो इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कब इन्वेस्ट किए थे? आउटफ्लो। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या ऐड करोगे? आउटफ्लो देख रहे हैं सारा, इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में तो किए थे ना, तो इसमें लिखो वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट किए थे मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब वर्किंग कैपिटल कब इन्वेस्टमेंट किए थे, कब लगाए थे, उस टाइम का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे। ओके, एंड लास्ट एक और ऐड हो सकता है। और क्या ऐड हो सकता है? मान लो ये जो प्रोजेक्ट में लगाते प्लांट में बैठा थे, उसमें 2 साल बाद वो प्लांट में एक एक्स्ट्रा हमको कुछ पार्ट्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो खराब नहीं, ठीक से प्रोडक्शन नहीं करेगा, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, एडिशनल। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, अगर इस प्रोजेक्ट में बाद में कुछ और इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमको एडिशनल, तो उसका भी प्रेजेंट वैल्यू। इसमें कैसे करेंगे? एकदम सेम रूल है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना एडिशनल इन्वेस्ट किया मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, पीवी फैक्टर, पीवीएफ फॉर द ईयर ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ईयर ऑफ, हाँ, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब लेंगे थोड़ा देर में लेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ओके, अब इन सबको जोड़ लोगे, ये तीनों को जोड़ोगे, क्या क्या ऐड करोगे? बोलो क्या क्या ऐड करोगे? 3। इनिशियली कितना लगाए थे, वर्किंग कैपिटल कब लग रहा था, उस टाइम का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इनटू करके कर लोगे, और एडिशनली फर्दर कुछ इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो बोलो ये सारा क्या आउटफ्लो हो रहा था ना, और इन तीनों का प्रेजेंट वैल्यू जोड़ लोगे तो आपको मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। यस, बस ये सारा कैलकुलेशन कर लोगे, और जब आ जाएगा, इनफ्लो से क्या माइनस करोगे? आउटफ्लो। पॉजिटिव आया तो इन्वेस्ट करो, नेगेटिव आया तो रिजेक्ट करो, और सारा पॉजिटिव आ गया तो जिसमें हाईएस्ट आएगा उसी में इन्वेस्ट करेंगे। बोलो समझ में आया? अच्छा, जब इतना आ गया ना, इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला है, वो लिख लेते, 1 सेकेंड लगेगा इसीलिए। देखो नेक्स्ट लिखे थे पीआई मेथड है ना, एक बार देखो थर्ड मेथड क्या लिखे थे, पीआई है ना, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एनपीबी था, फिर क्या था? पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, और पीआई इक्वल टू, इसलिए बोले 1 सेकेंड, एनपीबी में माइनस किए थे ना, पीआई में डिवाइड करेंगे, बस इतना ही। तो क्या लिखोगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो कैलकुलेशन तो वही करोगे एनपीबी में, लेकिन एनपीबी में माइनस कर रहे थे, इसमें डिवाइड करोगे। डिसीजन क्या है? अगर एक ग्रेटर देन 1 एक्सेप्टेड, लेस देन 1 रिजेक्टेड। तो इफ पी आई ग्रेटर देन 1
एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और PI लेस देन 1 रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। लेस देन 1 तो रिजेक्ट करोगे, और सब में ग्रेटर हो गया तो जिसमें हाईएस्ट होगा उसी को एक्सेप्ट करोगे। ओके, अगर सब में ग्रेटर आ गया तो कौन सा इसमें इन्वेस्ट करोगे, जिसमें सबसे हाईएस्ट, राइट। तो एनपीवी पीआई दोनों में एक ही कैलकुलेशन करना, एक में माइनस करोगे दूसरे में डिवाइड करोगे। पीआई रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट रेट, इसमें क्या बोलते हैं, रेट ऑफ प्रॉफिट, और एनपीवी क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट। दोनों समझ में है ना, वॉल्यूम मतलब मैक्सिमम, रेट मतलब मैक्सिमम रेट रिटर्न देगा, और वॉल्यूम तो मैक्सिमम वॉल्यूम रिटर्न देगा, यही है डिफरेंस। क्लियर। तो नेक्स्ट है, ये दोनों मेथड से क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन इसी से ही ज्यादा देता है। और एक है आईआरआर और एक है आईआरआर, बट आईआरआर के लिए भी एनपीवी तो आपको सीखना ही होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में इससे हम लोग करेंगे। आप लोग एक काम करोगे, कुछ क्वेश्चन हम दे देते। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6, इसमें भी देखो, क्वेश्चन 6 देखो क्या पूछा आपसे, लास्ट लाइन पेबैक पीरियड पूछा ना, एआरआर पूछा, एनपीबी है, पीआई भी है, मतलब जो हम लोग सीख चुके वही सब है, लेकिन इसमें एनपीबी पीआई से अभी तक सॉल्व नहीं किए। अब कोशिश करना नहीं होगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में ये दोनों करेंगे। ओके, तो आज यहीं पे रखते, नेक्स्ट डे होगा फिर।